नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का हमारे साईं बाबा एजुटेक चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं बक्सवाहा जंगल का, जो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। बहुत बातें इसके बारे में की जा रही है, आपको जानकारी मिला भी होगा बक्सवाहा जंगल के बारे में कि यहाँ पर लगभग 2,15,000 से ज़्यादा पेड़ काटे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक डायमंड डिपॉजिट पाया गया है, जो कि भारत का सबसे बड़ा डायमंड डिपॉजिट है। लगभग यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर 2.74 करोड़ कैरेट का डायमंड डिपॉजिट पाया गया है, जो पूरे भारत का एक सबसे ज़्यादा डायमंड डिपॉजिट हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर ये दिक्कत, ये सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि इतने सारे डायमंड डिपॉजिट को निकालने के लिए यहाँ पर 2,15,000 का जो बक्सवाहा जंगल है, इसको काटना पड़ेगा। इतने पेड़ों को जब काटेंगे तब जाके यहाँ पर इस डायमंड की माइंस लगेगी। मैं आपको बताऊंगा कि आज इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, साथ में इसका सॉल्यूशन क्या है, इस पर भी चर्चा करूंगा। और इसके पीछे कौन, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक स्कैम है और उस स्कैम के पीछे कौन लोग रिस्पॉन्सिबल है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपको वीडियो में वैल्यू लगती है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से, जहाँ पर ये है बक्सवाहा जंगल। इसके बाद बात करते हैं लगभग ये जो जंगल है, इस जंगल में लगभग 8,000 ऐसे निवास रहते हैं जो लोग लगभग अगर मैं बात करूं 2011 की, तो 2011 की जनगणना के हिसाब से 10,216 लोग यहां पर रहते हैं। लेकिन इस जंगल की मैं बात करूं, अगर यहां पर जहां पर डायमंड माइंस खुलने वाली है, उस माइंस में के जब खुलने के बाद कम से कम 8,000 से ज़्यादा जो वहां के लोकल आदिवासी स्थानीय लोग हैं, उनको यहाँ पर प्रभावित होना पड़ेगा, वो उनको यहाँ से विस्थापित होना पड़ेगा। अब मैं आपको ये पूरे प्रोजेक्ट के बारे में बात करता हूँ, ये बताता हूँ कि टोटल ये प्रोजेक्ट है क्या और क्यों इस पर विवाद हो रहा है। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं, इस प्रोजेक्ट को समझने के लिए हमको शुरू से समझना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी जनवरी 2004 से। जनवरी 2004 में एक ऑस्ट्रेलियन एंग्लो कंपनी है जिसका नाम है रियो टिंटो। ये रियो टिंटो कंपनी आती है मध्य प्रदेश में, बोलती है यहाँ पर रिसर्च करती है और इनको पता चलता है कि मध्य प्रदेश के ये बक्सवाहा जंगल में लगभग 2.74 करोड़ कैरेट डायमंड का डिपॉजिट, जो कि बहुत ही बड़ा डायमंड डिपॉजिट होता है, वो यहाँ पर उनको रिसर्च में पता चलता है कि यहाँ पर है बक्सवाहा जंगल के पेड़ों के नीचे। और इसको जब माइनिंग करने के लिए, क्योंकि माइनिंग की कंपनी है, ये माइनिंग करने के लिए वहाँ पर वो प्रोजेक्ट डालना चाहती है और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया जाता है बंदर प्रोजेक्ट। बंदर प्रोजेक्ट इसलिए इसका नाम दिया गया क्योंकि इस जंगल में सबसे ज्यादा बंदर पाए जाते हैं, इस वजह से इसका प्रोजेक्ट का नाम रखा गया बंदर प्रोजेक्ट। अब होता यह है कि 2004 में ये प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने अप्लाई किया। अक्टूबर 2010 में, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के साथ ये एग्रीमेंट होता है और ये एग्रीमेंट होता है 90-10 रेशियो का। 90-10 रेशियो का मतलब ये है कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट लगेगा तो उसका जो 90% इसका जो प्रॉफिट है वो रियो टिंटो कंपनी को मिलेगा और 10% जो हिस्सेदारी है प्रॉफिट की वो मध्य प्रदेश की सरकार को मिलेगा। इसके बाद ये जब उस समय प्रोजेक्ट आया, इस प्रोजेक्ट में काफ़ी ज़्यादा पेड़ की आवश्यकता थी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि डायमंड जो होता है, अगर डायमंड के डिपॉजिट जहाँ पर होते हैं, उस डिपॉजिट्स को निकालने के लिए, डायमंड की माइन के लिए बहुत ही ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि ये जो एरिया है छतरपुर का, ये ऑलरेडी भारत सरकार ने इसको सूखाग्रस्त या फिर बहुत ही कम ऐसा जहाँ पर पानी का जो भू का जो जल है उसके लिए यहाँ पर ड्रॉट जो आउट एरिया को यहाँ पर घोषित किया है। इसका मतलब यहाँ पर ड्रॉट आउट एरिया है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पानी की कमी है। इसके बावजूद भी यहाँ पर इस तरह की माइंस अगर लगती है तो बहुत सारे पानी की रिक्वायरमेंट होगी। अगर मैं बात करूँ कि कितने पानी की आवश्यकता होगी, तो ये अगर कंपनी कोई भी अगर डायमंड माइंस वहां पर इतने जमीन पर लगाई जाती है तो प्रति वर्ष लगभग 590 करोड़ लीटर पानी की आवश्यकता होगी। सोचिए, 590 करोड़ लीटर प्रति वर्ष पानी की आवश्यकता होगी और इसके लिए अलग से जो डैम है वो बनाना पड़ेगा। और ये पानी जो आएगा तो कहीं ना कहीं जो आम नागरिक को, हम और आप जैसे आम नागरिक को जो पानी की आवश्यकता होगी, वो भी ऐसे बुंदेलखंड के रीजन के लिए जहां पर ऑलरेडी वो सूखाग्रस्त एरिया है, तो वहां पर कितनी ज्यादा आने वाले टाइम पर पानी की कमी और या फिर किल्लत का सामना करना पड़ेगा। अब ये तो हुई प्रॉब्लम। 2010 में इसका एग्रीमेंट हुआ, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया कि ये 90-10 का रेशियो था। 2.74 करोड़ कैरेट डायमंड को डिपॉजिट को निकालने के लिए 971 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता थी। तो इनमें से 971 हेक्टेयर जमीन में से 954 हेक्टेयर जमीन के लिए अनुमान, मतलब लगभग 954 हेक्टेयर जो जमीन है, इसकी परमिशन मिल भी गई।
उस वक्त लगभग जब ये माइंस अगर 2010 में शुरू होती तो उस वक्त 5 लाख से ज्यादा पेड़ काटे जाने पड़ते। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरा जो एरिया लगा हुआ है, ये आपको पता है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से लगा हुआ है, और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में आपको पता है केन नदी है, और केन नदी में ऐसे जो केन घड़ियाल हैं वो बहुत फेमस है। इसके साथ में वो टाइगर रिजर्व एरिया भी है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहीं ना कहीं ये पूरा जो क्षेत्र है वो प्रभावित होता अगर 2010 में ये कंपनी ने काम अपना शुरू कर दिया होता। हालांकि कंपनी ने काम शुरू भी कर दिया था, लगभग 2010 से लेकर 2016 तक की कंपनी रही, लेकिन कहीं ना कहीं लोग, जो लोकल लोग थे, कई सारे एक्टिविस्ट थे, कई सारे ऐसे पर्यावरण प्रेमी जो लोग थे, वो लगातार यहाँ पर इसका प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसके वजह से केस चलने की वजह से इनका ये काम शुरू नहीं हो सका। काम थोड़ा बहुत शुरू किया था, लगभग 90 मिलियन डॉलर का इन्होंने खर्च भी किया इस रियो टिंटो कंपनी ने, लेकिन पूरा काम हो नहीं पाया। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर समझिए एक ऐसे एक्टिविस्ट है, ऐसे कई सारे समाज सेवी हैं जिनका नाम मैं बताना चाहूँगा। जैसे एक का नाम है शेला मसूद। शेला मसूद जो समाज सेवी थी और एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी थी, पर्यावरण प्रेमी भी कहा जा सकता है इनको। इन्होंने आरटीआई लगाई थी और साथ में जानकारी लेनी चाहिए, और ये मामला कोर्ट में भी पहुंचा। तो इन्होंने इसी कोर्ट में जब पहुंचे तो उसकी जो आरटीआई की रिपोर्ट थी वो लेने जब वो दिल्ली गई तो दिन दहाड़े उनकी मृत्यु हो जाती है। एकदम आपको ट्रैफिक में कोई एक अज्ञात व्यक्ति आता है और उनको हत्या कर दी जाती है। जब शेला मसूद की हत्या होती है तो उसके पीछे कई सारे लोग बोलते हैं कि उसके पीछे भाजपा के कुछ लोगों का हाथ है, या फिर कुछ कहते हैं कांग्रेस का हाथ है। हाथ किसी का भी हो, लेकिन उस समाज सेवी की हत्या हो जाती है क्योंकि उसने आवाज उठाई थी पर्यावरण को बचाने के लिए। इसके बाद वाल्मीकि थापर हो गए, और एक पहल एनजीओ है, ऐसे कई सारे लोग हैं। इवन मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसे कई सारे साधु संत भी हैं जो ऑलरेडी इसके लिए अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और इसको बचाने के लिए जैसे चिपको आंदोलन स्टार्ट किया गया था उसी तरीके से कई सारे आज भी लोग हैं जो इसके लिए कार्यरत है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पर्यावरण को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके साथ में आपको यहाँ पर यह बताना चाहूंगा कि ये जो पूरी जो माइंस का जो शुरुआत की गई 2016 में एक एडवाइजरी जारी हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये गया जब केस, और मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है उसने केंद्र सरकार से ये पूछा और मतलब जवाब मांगा कि जब इस तरीके से ये पूरा जो एरिया है, ये एरिया सबसे ज़्यादा मतलब सघन वन वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर इतना रिच डिपॉजिट जो है, इतना रिच फॉरेस्ट होने के बावजूद यहाँ पर आपने परमिशन क्यों दी। तो कहीं ना कहीं ये एडवाइजरी जब जारी हुई तो वहाँ पर इन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पर इस तरह से माइंस का काम जो है यहाँ पर शुरू नहीं हो सकता। 2016 में जब ये एडवाइजरी आई तो जो रियो टिंटो जो कंपनी थी उसने एक बार फिर प्रयास किया। इन्होंने बोला कि एक काम करिए, अब हमको 76 हेक्टेयर जो ज़मीन है उसके लिए माइनिंग करने के लिए आप दे दीजिए, लेकिन 76 हेक्टेयर ज़मीन भी सरकार की तरफ से नहीं दी गई। और ध्यान रखिएगा उस वक्त मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। ठीक है, तो रियो टिंटो की जो कंपनी है उन्होंने इसका परमिशन नहीं दी रियो टिंटो कंपनी को, जिसके वजह से अब उसको अपना फाइनली अगस्त 2016 में कंफर्म हो गया कि अब उसको आगे काम नहीं कर पाएगी। और 7 फरवरी 2017 को ये जो कंपनी है वो भारत से बाहर चली जाती है। कुल मिलाकर इसको यहाँ से खत्म हो जाता है, और जो भी उसने वहाँ पर अपना प्लांट लगाया था तो वो सरकार जो है मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत वो चला जाता है। ठीक है, अब बात सब कुछ यहाँ पर मामला आप देखिए पूरा कंप्लीट हो चुका है। एक प्रकार से ये जो डायमंड के डिपॉजिट्स निकालने का जो बात थी तो वो खत्म हो चुकी है। जैसे 2017 में ये मामला होता ही है कि अगले साल 2018 में इलेक्शंस होते हैं और मध्य प्रदेश में सरकार आ जाती है कमलनाथ जी की, कांग्रेस की सरकार। अब जिस तरीके जैसे कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में आती है तो मध्य प्रदेश में आते ही एक चेंज आता है, और 2019 में ये वापस से ये जो केस बंद हो चुका था इसको शुरू किया जाता है। और इन्होंने बोलते हैं कमलनाथ जी कि अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर फिर से इसकी बिड शुरू करते हैं। बिड शुरू करके वापस से इस बक्सवाहा जंगल के ऊपर बोली लगाई जाती है, जिसमें कई सारी भारतीय कंपनियों ने हिस्सा लेती हैं। अब आपको पता है कि जब जो बोली लगेगी कई करोड़ों में लगेगी, तो कोई आम जनता तो बोली में लगेगा नहीं, तो बड़ी बड़ी जो कंपनी है वो वहां पर बोली लगाती है, और उस बिड में, उस बोली में जो आदित्य बिरला ग्रुप की जो कंपनी है वो बिड को जीत जाती है। और बिड को जीत जाने के बाद लगभग उसको टेंडर मिल जाता है। तो 364 हेक्टेयर जमीन के लिए, ध्यान रखिएगा यहाँ पर 364 हेक्टेयर की जमीन के लिए 50 साल लीज में आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी को ये अलॉट कर दिया जाता है 2018 में। और ये रेशियो रहता है 58-42 का, मतलब 58% जो प्रॉफिट रहेगा ये मिलेगा आदित्य बिरला ग्रुप कंपनी को, और 42% जो इसका प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा मध्य प्रदेश की सरकार को। इस तरीके से यहाँ पर ये 50 साल के लिए लीज के लिए ये आदित्य बिरला ग्रुप को ये मिल जाता है। अब यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर आपके लिए समझने वाली बात क्या है, यहाँ पर
अगर आप देखें चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, क्योंकि शुरुआत जब हुई थी तो भाजपा ने इस प्रोजेक्ट को लाया, फिर कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट में जब 2017 में केस बंद भी हुआ तो इसके पीछे वो रिपोर्ट थी, जो रिपोर्ट जब सौंपी गई थी हाई कोर्ट में, तो जिसके रिपोर्ट के बाद ही सरकार ने फटकार लगाई, हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ा। ठीक है, तो अब 2018 में वापस से जब कांग्रेस की सरकार आई तो 2019 में इनको वापस से शुरू किया गया। तो दोनों पार्टी इक्वली इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कहीं ना कहीं, क्योंकि इनको, आपको भी पता है कि कोई भी जितने भी पार्टीज होती हैं तो बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं उनके मालिक वो उनको फंडिंग करते हैं और उन्हीं की वजह से ही पूरी पॉलिटिशियंस चलती है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा एक नॉर्मल जानकारी के लिए कि यहाँ पर जो आदित्य बिरला ग्रुप की जो कंपनी है तो 2004 और 2012 में ये टॉप डोनर कंपनी रही है कांग्रेस सरकार को। मतलब 2004 और 2012 में जो सबसे ज़्यादा डोनेशन जो दिया गया है अगर पार्टी फंड को कांग्रेस को, तो वो आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। और यही आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी 2018 में भाजपा को सबसे ज़्यादा डोनेशन करती है। मतलब 2018 की सबसे टॉप डोनर कंपनी में यहाँ पर नाम है आदित्य बिरला ग्रुप का। लेकिन इसके बाद हुआ क्या कि भाजपा ने इलेक्टोरल जो बॉन्ड्स होता है ये पास किया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स को पास होने के बाद ये अब जानकारी नहीं मिलती है कि कौन सी कंपनी किस पार्टी को कितना फंड दे रही है। अब इसकी गोपनीयता बनाई जाती है, जिसकी वजह से अब ये जानकारी बाहर अवेलेबल नहीं है कि कौन सी कंपनी किस पार्टी को कितना फंड दे रही है। ठीक है, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं वो पास किया, जिसके बाद से ये इस तरह की जानकारी बाहर नहीं आ पाती। चलिए अब यहाँ पर समझते हैं कि इस खेल में प्रॉफिट किसको होने वाला है। अगर यहाँ पर आप देखिए जो छतरपुर का ये सबसे बड़ा जो हीरा भंडार को निकालने के लिए जो 2,15,000 से ज़्यादा जो पेड़ काटे जाएंगे, इसके पीछे फायदा किसको है? आम जनता को बिल्कुल फायदा नहीं है, क्योंकि ये जो डायमंड इससे निकलेगा क्या, अल्टीमेटली डायमंड निकलेगा। और डायमंड आपको पता है कि डायमंड की जो प्राइस होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और उसको एक कुछ ही जो विशेष वर्ग होते हैं वही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी प्राइस ही उतनी ज़्यादा होती है। और इसको डायमंड को निकालने के लिए इतने सारे पेड़ निकाले जाएंगे, क्योंकि इस पेड़ को निकालने के बाद ऑक्सीजन की कमी हो या फिर यहाँ के जो रहने वाले आदिवासी हैं, इसके साथ में यहाँ पर जो वन्य जीव है, पशु पक्षी जितने भी लोग हैं, इन पर कितना ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। पूरा क्लाइमेट ही बदल जाएगा। पूरा क्लाइमेट कितना प्रभाव पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कि ऑलरेडी वो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, तो अगर पेड़ भी नहीं रहेंगे तो जो भी थोड़ा बहुत पानी की मात्रा है वो भी बहुत जमीन की कम हो जाएगी। तो ये तो रहा एक चीज। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि ये पूरा का पूरा एक स्कैम है। स्कैम मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि उसके पीछे आपको एक कहानी समझनी पड़ेगी और ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। डायमंड जो है इसकी कोई भी रिसेल वैल्यू नहीं होती। डी बियर्स कंपनी ये का एक दावा है कि यहाँ पर जो भी डायमंड होते हैं इनको कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू बनाई जाती है। और ये डी बियर्स को जो है एसोसिएशन, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि लगभग सबसे ज़्यादा जो शेयर्स हैं अगर मैं कहूँ डायमंड में, तो इसी कंपनी के रहे हैं। यहाँ पर आपको समझने वाली बात है कि जो डायमंड है इसकी कोई भी रिसेल वैल्यू नहीं होती। मतलब जैसे जिस तरीके से आप गोल्ड होता है या फिर आप चांदी, आपको पता है, तो अगर गोल्ड की बात करूँ तो 24 कैरेट का गोल्ड है। अगर आप खरीदते हैं और अगर आप उसको बेचना चाहते हैं तो कुछ वहाँ पर आपका अमाउंट कट के आपको वो उसमें प्राइस वापस मिल जाती है। लेकिन डायमंड के मामले में ऐसा नहीं होती, क्योंकि ये ऐसे कोई धातु नहीं है। ये एक ऐसा पत्थर होता है जो एक चमकदार पत्थर जिसको आज आप लेबोरेटरी में बना सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर सजेशन भी, मैं आपको जैसे शुरू में बताया था कि मैं आपको प्रॉब्लम तो के साथ में सॉल्यूशन भी बताऊंगा, तो यहाँ पर कई सारे सॉल्यूशन निकल कर आते हैं। जरूरी नहीं कि आप डायमंड निकालने के लिए इतना बड़ा जंगल काटें। इसके लिए यहाँ पर सॉल्यूशन सबसे पहला तो ये है कि जब वहाँ से निकालना डायमंड ही है, तो आज एक ऐसा पद्धति आ चुकी है कि लैब के माध्यम से यहाँ पर आप ये जो माइंस है या फिर मैं कहूँ कि ये जो डायमंड है इसको लैब में बनाया जा सकता है। वो भी सेम शुद्धता के हिसाब से, जिस तरीके से शुद्धता होती है सेम वैसा ही वैसा इसको लैब में बनाया जा सकता है। तो लैब में बनाया जाना चाहिए। इसके अलावा ये जो बनता है, मतलब अगर आप डायमंड की प्रोसेसिंग की बात करें कि डायमंड बनता कैसे है, तो कहीं ना कहीं ये कार्बन से बनता है। ठीक है, अगर आप डायमंड को 700 डिग्री सेल्सियस में अगर आप टेम्परेचर में ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो ये कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं चाहे वो कोल माइंस हो या फिर जो डायमंड माइंस हो, ये सब जो पेड़ पौधे होते हैं इन्हीं के नीचे रहते हैं। क्योंकि पेड़ पौधों से क्या होता है, कार्बन, क्योंकि कार्बन को क्या करते हैं वो अवशोषित करते हैं, और यही कार्बन में कई समय के बाद, कई सारे लाखों समय के बाद, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के बाद कहीं ना कहीं ये कार्बन का रूप कोयला या फिर डायमंड का रूप ले लेते हैं और इसी को आदमी निकालते हैं। ठीक है,
तो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि ये जो पेड़ पौधे हैं, तो हमारे जो बीच में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन हानिकारक गैसेस होती हैं, तो इसको ये एब्जॉर्व करते हैं और उसका एक रूपांतरित रूप होता है। तो अगर यहाँ पर हम पेड़ काट लेंगे तो ये जो पूरा जो पर्यावरण का जो क्लाइमेट है वो कहीं ना कहीं असंतुलित हो जाएगा, इसका बिगड़ जाएगा। इसके साथ में अगर हम यहाँ पर एक काम ये करें कि पेड़ को रहने दें, और यहां पर आप देखिए, यहां पर सरकार का भी एक पक्ष मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार का यहां पर कहना है कि यहां से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और साथ में हमने जो 2,15,000 पेड़ कटे इसके बदले में 4 लाख से लेकर 10 लाख पेड़ हम ऑलरेडी लगाएंगे। लेकिन सरकार के इतना बेवकूफ़ी वाला जो बयान रहता है उससे मुझे बड़ी हैरानी होती है कि आपको भी पता है कि कोई भी पौधा अगर लगेगा तो उसको वृक्ष बनने में, विशाल वृक्ष बनने में एक समय लगता है। सरकार अभी जो पेड़ पौधे लगाएगी भी तो उसको इस वन जंगल की तरह बनने में समय लगने वाला है, और तब तक क्या जितने भी वहाँ के प्राणी हैं, जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, तो वो कहाँ जाएंगे। इसके साथ में जब इतना पेड़ पौधे जब आप लगाएंगे तो उस एरिया का जो ऑलरेडी वाटर लेवल इतना नीचे है तो उसको कैसे मेंटेन किया जाएगा। वहाँ के लोगों में ऑलरेडी पानी की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जो डायमंड का माइंस है वो उसमें बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो जब पानी वो जब कहीं और से लेकर वहाँ पर आएंगे डैम के माध्यम से, तो वो पानी की कमी जब आसपास के लोगों को होगी तो उसकी आपूर्ति आप कैसे कर पाएंगे। तो सरकार इस पर जवाब नहीं देती है। तो यहाँ पर आपको समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर पूरा एक स्कैम है, क्योंकि डायमंड की कोई भी खुद की एक वैल्यू नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको लेबोरेटरी में ऑलरेडी बनाया जा सकता है, ये ऑलरेडी एक्सपर्ट्स ने, साइंटिस्ट ने ये चीज़ करके दिखाया है। तो जब लेबोरेटरी में जो चीज़ बनाई जा सकती है तो उसको इतने पेड़ों को काट कर क्यों यहाँ पर निकालने की बात की जा रही है। क्योंकि आपको भी पता है, जिस तरीके से मैंने बताया कि चंद लोगों के पैसे को यहाँ पर फायदा उनको होगा, क्योंकि बड़ी कंपनी इन्वॉल्व रहती है, उसको उसी को ही फायदा होगा, और कहीं ना कहीं सरकार के कुछ लोगों को फायदा होगा। तो अपने पर्सनल फायदे के लिए इतना बड़ा यहाँ पर, अगर आप देखिए अभी कोविड की सिचुएशन में कितनी ज्यादा ऑक्सीजन की कमी थी, कितना ज्यादा ऑक्सीजन की किल्लत हुई, कितना लोगों को सर्वाइव करना पड़ा। आने वाला समय रहेगा कि ऑक्सीजन जो हम नॉर्मल इनहेल कर रहे हैं इसको भी लेने के लिए नहीं बचेगा, क्योंकि जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से आप ऑक्सीजन आपको ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि सरकार सिर्फ यहाँ पर अपना फायदा, सरकार या फिर कंपनी अपना फायदा देख रही है। ठीक है, आपको समझना होगा, आपको इस मुहिम में हमारा साथ देना होगा। इसके अलावा ऐसे कई लोग हैं, कई सारे एनजीओज हैं, कई सारे ऐसे महत्वपूर्ण जो समाज सेवी हैं वो काम कर रहे हैं, और हमारा जो एनजीओ शुभम करोति कल्याणम भी है वो भी इसके साथ हैं बक्सवाहा जंगल को सपोर्ट करने के लिए। तो आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, सब तक पहुँचाइए, और यहाँ पर प्रोटेस्ट होना चाहिए तब तक जब तक सरकार ये अपना फैसला वापस नहीं ले लेती, क्योंकि ये जो जंगल है ये हम सभी का जंगल है। क्योंकि यहाँ पर ये जंगल किसी की कोई प्राइवेट आपकी प्रॉपर्टी नहीं होती कि सरकार और जो एक कंपनी है वो आपस में मिलकर इसको बांट ले, क्योंकि यहाँ पर शेयर्स भी जो बट रहे हैं वो गवर्नमेंट में और आपको पता है कंपनी के बीच में बट रहे हैं। तो कोई भी कंपनी या फिर जो गवर्नमेंट है, इस पूरी जो वन संपदा होती है उसका अधिकार उन पर नहीं होता है। उन पूरे वन संपदा पर अधिकार हम सभी आम नागरिकों का होता है, और हम सभी आम नागरिक इन पेड़ों को कटने नहीं देंगे। ये हमारा एक लक्ष्य रहेगा। तो आप सभी से विनती है कि इस चीज को समझिए, क्योंकि यहां पर जो मैं आपको पूरा चीजें समझाया, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किसी भी लोगों का कोई फायदा नहीं है। अब यहां पर जब माइंस ओपन होगी तो जो आदिवासी हैं, जो वहां पर 7 से 8 हजार आदिवासियों को जब विस्थापित होना पड़ेगा, तो अगर आप उनसे पूछिए कि क्या वो वहां पर जब गोल्ड की माइंस जब लगेगी तो उसमें क्या वो लेबर मजदूर बनने का काम करना चाहेंगे? तो कोई भी लेबर बनना नहीं चाहेगा। लेकिन उसके लिए अब ये बोला जा रहा है कि वहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, वहां पर रोजगार मिलेगा। तो आपको भी, और एक चीज और है कि ये जो डायमंड माइंस है उसकी एक उम्र रहेगी, मतलब उतने समय तक का ही ये डायमंड निकलेगा, उसके बाद फिर माइंस बंद हो जाएगी। तो जितने लोगों को रोजगार मिला भी होगा वो भी बंद हो जाएगा। तो ये अब सोचिए, इतना बड़ा रिस्क लिया जा रहा है, वो भी सिर्फ चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। इसलिए आपको समझना होगा कि सरकार की कितनी बड़ी एक चाल है। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा कंटेंट जो मैंने बताया समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है, अगर आपको कुछ भी बात मेरी सही लगी, तो इस वीडियो को शेयर करके सब तक पहुंचाइए, जिससे सभी लोग अवेयर हो सके और हम सभी मिलकर एक मुहिम के साथ इस बक्सवाहा जंगल को बचाया जा सके। आप सभी से उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, सभी लोग अपने स्टेटस में लगाइए, हर जगह शेयर करिए, जिसमें सब तक की जानकारी पहुंच सके कि किस तरीके से कोई भी सरकार हो, चाहे कांग्रेस चाहे वो भाजपा, कोई भी सरकार हो, सिर्फ पर्टिकुलर कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किस तरीके से आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। आपके जंगल, आपका जो एटमॉस्फेयर, ये जो पूरे वन जीव जंतु है, पशु पक्षी है, तो इनके साथ कितना बड़ा एक रिस्क, कितना बड़ा खिलवाड़ कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।